अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन, जिसका मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो इस सिचुएशन में उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी और डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन के साथ ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से और कैसे कैसे चेंज होगी। सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज़ हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी भी किया है, तो उन डिग्रीज़ को हम सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी आर फीचर ऑफ टू नाउन्स। जी, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, नाम से ही ज़ाहिर है कंपैरिजन से कंपैरेटिव यानी मुवाजना करना। तो मुवाजना हमेशा दो चीज़ों की किसी क्वालिटी या फीचर के दरमियान ही करवाया जाता है। तो डेफिनेटली नाउन होगा, नाउन की ही यानी दो नाउन होंगे किसी सेंटेंस में, तो उनकी किसी क्वालिटी को या किसी फीचर को जो है किसी खासियत को कंपेयर किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। इन सच अ केस द सेकंड डिग्री इज़ यूज्ड विद द नाउन विच इज़ बीइंग कंपेयर्ड। हाँ जी, तो ऐसी सूरत हाल में जिस नाउन की किसी खासियत को किसी दूसरे नाउन की खासियत के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे जो है वो कंपैरिजन की, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। एंड देन इज प्लेस बिफोर द सेकंड नाउन, और जो सेकंड नाउन है, ठीक है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है पहले नाउन के साथ, उससे पहले हम देन THAN देन का वर्ड यूज़ करेंगे। ये जस्ट मोस्टली आपको पता ही होगा, यही समझ लें कि चूँकि ये टॉपिक ऐसा है तो ये पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी था। आप ये समझ लें कि ये रिवाइज़ कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंपैरिजन वाले सेंटेंस की ये होगी कि जब दो नाउन्स को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो जो पहला नाउन है उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री ऑब्जेक्टिव यूज़ होगी, और जो दूसरा नाउन है जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उससे पहले THAN देन यूज़ होगा। जैसे कि नवीद इज़ टालर देन अली, नवीद अली से लंबा है। अब नवीद की जो लंबाई है, कद है, उसको अली के कद के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये टाल से टालर सेकंड डिग्री यूज़ की एडजेक्टिव की, और अली जो सेकंड नाउन है उससे पहले THAN देन भी यूज़ किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है इस हवाले से, टू इज आल्सो टू इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ देन विद सम एडजेक्टिव्स। जी, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ हम देन नहीं यूज़ कर सकते, और इनको ज़ुबानी ही आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सीनियर है, जूनियर है, तो इनके साथ देन नहीं आपने लगाना, आपने टू लगाना है। जैसे नवीद इज़ जूनियर टू अली, ठीक है, नवीद जो है अली से जूनियर है। द लॉन इज़ एंटीरियर टू द बाउंड्री वाल, ठीक है ना, जो बाउंड्री वाल है लॉन उसके अंदर वाली तरफ है, अंदरूनी साइड पे है, तो ये एंटीरियर और जूनियर इन दोनों के साथ जो है टू लगेगा। इसी तरह इन्फीरियर के साथ भी टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। अगर आप कर देंगे दैट दिस टेबल इज इन्फीरियर देन दैट, तो ये गलत हो जाएगा। दिस टेबल इज इन्फीरियर टू दैट, ये जो टेबल है वो दूसरे से, कोई भी दूसरा टेबल हो सकता है, उससे ये हल्का है, ठीक है, इन्फीरियर है या अदना है। दी इज मोस्टली यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जी, जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले अक्सर ही दी यूज़ किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता, वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अक्सर ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी यूज़ होगा। एज नवीद इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यह है कि एक चीज़ की किसी खासियत का दूसरी बहुत सी चीज़ों यानी एक ग्रुप जो है उसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसीलिए फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है क्लास के तमाम लड़के जो हैं उनकी लंबाई के साथ, उनके कद के साथ नवीद के कद का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि नवीद का कद सबसे ज़्यादा लंबा है, तो टालेस्ट आ गया, टाल, टालर एंड टालर सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले दी यूज़ होगा, ठीक है। ये जहन में रखना है कि जब भी इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी तो उससे पहले दी ज़रूर आएगा। When the quality of something is described generally without any kind of comparison, then the is not used in the sentence। जी, तो बाज़ औक़ात किसी नाउन की किसी चीज़ की किसी क्वालिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं और उसमें कंपैरिजन यानी मुवाज़ने का जो है आंसर नहीं होता, यानी जनरली हम किसी चीज़ की किसी क्वालिटी की इंटेंसिटी को बयान कर रहे हैं, कंपैरिजन की जो सेंस है उसके बगैर, तो ऐसे सूरत हाल में फिर आपने दी नहीं लगाना। जैसे शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे बेहतरीन दोस्त में आप देख सकते हैं कि वो इंटेंसिटी का एक एलिमेंट आ रहा है कि
बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं है कि जो उस कोई भी सेकंड लड़की है जो उसकी दोस्त है उसका दूसरे दोस्तों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है कि उन तमाम दोस्तों की निस्बत ये जो है मेरी दोस्त सबसे अच्छी है, ऐसा नहीं है। जस्ट जनरली उसकी इंटेंसिटी को कि बहुत यानी बेहतर से भी बेहतरीन दोस्त है। तो इसलिए यहाँ पे नो डाउट ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है, लेकिन यहाँ पे दी नहीं यूज़ होगा। दी तब यूज़ होना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब कंपैरिजन हो। जब सुपरलेटिव डिग्री जो है सेंटेंस के अंदर विदाउट कंपैरिजन जो है यानी मुआवजे की सेंस नहीं है तो फिर उसके साथ दी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म देन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। ये हम स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि जब कंपैरेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज हो रहा तो फिर उसके साथ देन यूज होगा। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन अहमद, वो अहमद से ज़्यादा खूबसूरत है। नवीद इज टालर देन अली। योर बाइक इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन, आपकी जो मोटरसाइकिल है बाइक है वो मेरी बाइक से ज़्यादा खूबसूरत है। इन colloquial English we use superlative degree of adjective instead of comparative and in such a case the is omitted from the sentence। ये अभी हमने ये लास्ट में जो पढ़ा था वही बात है कि आम बोल चाल के अंदर हम जनरली किसी चीज़ की क्वालिटी की इंटेंसिटी को ठीक है एक्सप्रेस करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, जस्ट उसकी जो दोस्ती की आप कह लें इंटेंसिटी को सुपरलेटिव डिग्री से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई दी जो है यूज़ नहीं हुआ, ना देन यूज़ हुआ है, ना टू यूज़ हुआ है, जस्ट सिंपल आपने सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, however we can use the in the above sentence if there are two friends as she is the best friend। जी, एक्सेप्शन तो नहीं से कह सकते, ये उसी का एक तसलसल है जो बात आपको पहले समझाएगी है कि अगर तो कंपैरिजन नहीं है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री सिंपल आएगी, उसके साथ कोई दी नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, देन नहीं आएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन का आंसर है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री जो है उससे पहले दी जरूर आएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, नवीद इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। अब दोस्त का दूसरे दोस्तों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा दोस्ती में, लेकिन यहाँ पे शी इज द बेस्ट फ्रेंड, अब दी आ गया। इसका मतलब ये है कि 4, 5 या 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त जो हैं उनकी दोस्ती ज़ेरे गौर है डिस्कशन के दौरान, और अब ये बात की जा रही है कि उन दोस्तों में से सबसे बेहतर दोस्त कौन सा है। तो फ़र्ज़ करें 2 ही हैं, एक ठीक है, एक नायला है, एक फौजिया है। तो अब इन दोनों में से कौन सी दोस्त ज़्यादा बेहतर है उसकी, तो उसमें फिर जिसको मेंशन किया जाएगा कि ये ज़्यादा बेहतर है तो उसका मतलब है दोनों में से एक को जो है चुना गया है। अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसकी दोस्ती उसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर दी लगेगा, शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जी, तो ये बात ज़हन में रखनी है, किसी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री जनरली यूज़ हो रही है विदाउट कंपैरिजन तो उसके साथ दी नहीं यूज़ होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन की सेंस आ रही है यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, नो डाउट 2 चीज़ें मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, नवीद इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ क्लास। अब यहाँ पे क्लास को मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की जो है उसी की दोस्ती को मेंशन किया गया जिससे कंपेयर किया जा रहा है, 2 हैं, 4 हैं, 10 है, 20 है, उनको मेंशन नहीं किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंस बन रही है यानी इसमें कंपैरिजन आ रहा है, अब ये कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा। अगर अकेला सेंटेंस है तो आपको नहीं पता चल रहा कि उसकी दोस्ती को कितने लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर ये अकेला सेंटेंस है तो आपको ये समझ आना चाहिए, किसी जगह पे दी लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है। ज़ेरे बहस जो है, जो गुफ्तगू है, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त हैं और उसमें एक दोस्त को दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि इसकी दोस्ती जो है दूसरों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो दी जो है जब आ गया सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसका मतलब है कंपैरिजन हो रहा है उसका। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है। और इसमें ये बताता चलो कि ये कंस्ट्रक्शन विद कंपैरिजन जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया। ये पहला पार्ट है, आगे मजीद जो है दूसरे पार्ट्स भी आएंगे और एंड पे इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा भी कर दिया गया है ताकि अगर कोई बंदा सारी वीडियो देखना चाहे तो उसे बार बार पार्ट्स में ना जाना पड़े। लेकिन अगर कोई बंदा किसी एक कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है स्पेसिफिकली तो वो रेलेवेंट वीडियो को देख ले। तो इसलिए आपकी सहूलत, जो व्यूअर्स हैं उनकी सहूलत के लिए जो है दोनों तरह से टॉपिक को रिप्रेजेंट किया गया, यानी पार्ट्स के अंदर भी और कंप्लीट जो है एक पूरी कंप्लीट वीडियो की शक्ल में।
तो इस पार्ट जो है इसमें इतना था। हम स्टडी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन को, और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की किसी क्वालिटी या फीचर को कंपेयर करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ किस तरह से चेंज होती है। तो दूसरा पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की डिफरेंट, जब हम उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो उससे फिर सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या तब्दीली आती है। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इन फ्रेजल फॉर्म्स द एडजेक्टिव यूजुअली फॉलोज द नाउन। अच्छा, ये मैं आपको एक सूरत बता रहा हूँ। जो पहला पार्ट था इसी तरह डिफरेंट उसके अंदर सिचुएशंस थी। अगर आप कंप्लीट समझना चाह रहे हैं इस टॉपिक को तो सारे पार्ट्स को आपने देखना पड़ेगा, और आगे जाके इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एक कंबाइंड वीडियो भी बना दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ लोगों को पूरी वीडियो को नहीं देखना होता, वो किसी एक चीज़ को समझना चाह रहे हैं, तो पार्ट्स की शक्ल में जब चीज़ें होती हैं तो उनका टाइम बच जाता है, वो स्पेसिफिकली एक चीज़ को देख सकते हैं। जिन्होंने पूरा टॉपिक समझना है, जो पूरा कोर्स कर रहे हैं, तो वो फिर कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। कंप्लीट वीडियो जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारी कंप्लीट ही हैं, पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स बाहर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो ये पहली बात यह है कि जो फ्रेजल फॉर्म होती है उसके अंदर जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो नाउन के बाद में आ रहा होता है। ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, एक्सीलेंट कार। तो लेकिन जब फ्रेजल फॉर्म में है तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद में आ रहा है, यानी वो नाउन जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन के बाद में आ रहा है। जैसे नोटरी पब्लिक गॉड ऑलमाइटी टाइम इमेमोरियल बॉडी पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स, ऑलमाइटी, पब्लिक, इमेमोरियल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और आप देख सकते हैं ये नाउन के बाद में यूज हो रहे हैं। In the affirmative sentence where adjectives is used in positive form, the structure as is used. अच्छा, ये बड़ी शायद नई बात हो आपके लिए। अभी इस वीडियो से पहले हम ये पढ़ते रहे हैं कि जब आपका किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन होगा दो चीज़ों का, तो ऐसी सूरत हाल में हम या तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे या हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाज़ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं सेंटेंस की कि उसमें कंपैरिजन को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जब किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है दो चीज़ों के दरमियान या एक चीज़ का बहुत सी चीज़ों के साथ, तो फिर हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरिजन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसी सूरतों में एज वाली स्ट्रक्चर यूज़ होती है। ये क्या होती है, कैसे होती है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। माई फ्रेंड इज़ एज ब्यूटीफुल एज हिज ब्रदर। मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल उतना ही खूबसूरत है जितना कि उसका भाई। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन का आंसर है, यानी जो उसका दोस्त है, यानी मेरा जो दोस्त है, उसकी खूबसूरती को कंपेयर किया गया है उसके भाई की खूबसूरती के साथ कि उस जितना ही खूबसूरत है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन का आंसर है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, बराबर ही है, ठीक है, जितनी उसकी थी उतनी उसकी है, ठीक है। तो उसमें कमी या ज़्यादती का आंसर नहीं, कंपैरिजन का आंसर हो रहा है लेकिन कमी या ज़्यादती का आंसर नहीं है, बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे हम जो है पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ कर रहे हैं, यानी ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पे जब आप पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर उस जो आपका एडजेक्टिव है उससे पहले भी एज होगा और उससे बाद में भी एज यूज होगा जी। इसी तरह नेक्स्ट है इन द नेगेटिव सेंटेंस वेयर एडजेक्टिव इज यूज्ड इन पॉजिटिव फॉर्म द स्ट्रक्चर नॉट एज सो, यानी नॉट एज या नॉट सो एज इज यूज्ड। अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है कि जब आप पॉजिटिव जो डिग्री है एडजेक्टिव की उसके साथ कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो फिर एज वाली स्ट्रक्चर यूज होगी। लेकिन अफर्मेटिव है सेंटेंस सिचुएशन में तो फिर एज होगा। लेकिन अगर बात नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे ये था ना कि जितनी कोई चीज़, कोई क्वालिटी किसी चीज़ में है तो उतनी ही दूसरी चीज़ में है जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो एज है। लेकिन अगर मुख्तलिफ है, कम या ज़्यादा है, तो फिर एज नहीं होगा, एज के साथ नॉट भी आ जाएगा। और जो पहले वाला एज है उसमें नॉट एज भी हो सकता है, नॉट सो भी हो सकता है, यानी जो पहली है एज उसके साथ आप एज भी यूज़ कर सकते हैं, सो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप एग्जांपल को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट एज गुड एज माइन। आप देखें ना, दो बंदों की
हैंड राइटिंग को कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है, गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, सिर्फ ये है कि बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर अच्छी तौर पे अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ पे नॉट आ गया। ठीक है, एज से पहले, तो अब ये दोनों तरह से सेंटेंस ठीक होगा। योर हैंड राइटिंग इज नॉट एज गुड एज माइन, तब भी सेंटेंस ठीक है। योर हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड एज माइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जी। When there is a comparison of three or more people or things, it is expressed by the superlative degree along with the use of in or of। हाँ जी, ये हमें पता ही है वैसे नॉर्मली कि जब एक चीज़ का, ठीक है, कंपैरिजन जो है तीन या तीन से ज़्यादा चीज़, देखो दो का है तो फिर तो वो सिंपल ही आप ये एज वाली स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं और आप वो देन वाली स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, टू वाली स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा अफराद या लोगों के साथ जब कंपैरिजन हो रहा है एक चीज़ की, किसी एक क्वालिटी का, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ स्टार्ट में हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ हम इन और ऑफ को भी यूज़ करेंगे। अभी ये यूज़ करके दिखाते हैं सेंटेंसेस के अंदर तो आपको क्लियर हो जाएगा। द टॉलेस्ट ऑफ द टीम वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अब टीम जो है उसमें एक बंदा है, उसको उसकी जो आप कह लें जो कद है, टॉलनेस है, उसको कंपेयर किया जा रहा है पूरी टीम के साथ। तो अब यहाँ पे फिर ये टॉलेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री और साथ में ऑफ आ गया। ऑफ नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। द टॉलेस्ट द टीम, बल्कि सेंस ही नहीं बनेगी, ऑफ को निकाल देते हैं तो सेंस ही नहीं बनेगी सेंटेंस की। द वाइजेस्ट इन द क्लास अचीव सक्सेस। अब यहाँ पे भी चूँकि कोई भी एक फ़र्द है जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है पूरी क्लास में, इसका मतलब है उसकी अक्लमंदी का बाकी तमाम क्लास की अक्लमंदी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है, वाइजेस्ट और इसके साथ इन यूज़ हुआ है। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट इसके पार्ट में मज़ीद हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स हम कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी तीसरी वीडियो है। कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की किसी क्वालिटी या फीचर को कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती जाएगी। तो हम डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कंपैरिजन के लिहाज से। तो इससे पहले जो दो वीडियोस हैं उनमें भी हमने यही काम किया है। तो अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो तमाम पार्ट्स को देखें। अगर आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं जो कि थंबनेल पे आपको नज़र आ गया था, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में करने का मकसद ये है कि अगर कोई स्पेसिफिकली किसी चीज़ को समझना चाह रहा है तो उसे पूरी वीडियो में देखनी पड़ेगी, लेकिन जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है तो ये तमाम पार्ट्स को कंबाइन करके भी आगे अपलोड कर दिया गया। प्लेलिस्ट वाली जो कोर्स इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप इस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने पहले वाली वीडियो को स्टडी किया, उसी सिलसिले को अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये चंद और स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ यूज ऑफ परफेक्ट टेंस रिलेटिव क्लॉज इज यूज्ड। जी, जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन करते हुए परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं तो फिर आप उस सेंटेंस में इसको कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव क्लॉज को यूज़ करते हैं। अब किसी को अगर रिलेटिव क्लॉज का नहीं पता या क्लॉज को नहीं पता तो उसके लिए वो रेलिवेंट वीडियो को देखे, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जी, शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी आई हैव एवर मेट। आज तक की वो सबसे लंबी लड़की है जिससे मैं मिला हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आज तक मैंने इतनी लंबी लड़की को नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि एक बंदा है, उसने बहुत सी लड़कियों को देखा है, ठीक है, लंबी लड़कियों को, टॉल लड़कियों को, लेकिन ये जो स्पेसिफिक लड़की है जिसको वो अभी मिला है वो उन सब लड़कियों से लंबी थी जिनको उसने आज तक देखा है। यानी आज तक जितनी भी लंबी लड़कियों को मैंने देखा है वो उन सब में लंबी थी। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन आ गया। तो इसलिए चूँकि वो सबसे लंबी है तो सुपरलेटिव डिग्री है। और कंपैरिजन किससे शो होगा, अब ये देखें ना, शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी, वो लंबी तरीन लड़की है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं आ रहा। अब कंपैरिजन आप सब शो तब होगा जब आप साथ में रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे। आई हैव एवर मेट, यानी वो लंबी तरीन लड़की है उन तमाम लड़कियों में से
जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। तो अब ये कंपैरिजन बन रहा है, ठीक है ना। जितनी भी लड़कियों से आज तक मिला गया उनमें वो सबसे लंबी थी। तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव क्लॉज आपने यूज़ किया है तो सेंस जो है सेंटेंस की क्लियर हो गई है। तो जब परफेक्ट टेंस के साथ सुपरलेटिव डिग्री को आप यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए आपने रिलेटिव क्लॉज यूज़ करनी है। यही कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर का। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वाज द वर्स्ट मैच। जी, ये बुरा तरीन मैच था, ठीक है। अब बुरा तरीन, अब कंपैरिजन कहाँ पे है, सुपरलेटिव डिग्री तो यूज़ हो गई है। आई हैड एवर सीन, जो कि मैंने आज तक अब तक देखा था। इसका मतलब यह है कि एक बंदा है, उसने बहुत से मैच देखे हैं, लेकिन जो मैच उसने अभी देखा है, ठीक है, उस जितना बुरा मैच उसने पहले कभी नहीं देखा। यानी कि जितने भी मैच उसने देखे थे उन तमाम मैचों में ये वाला जो मैच है ये सब में बुरा तरीन मैच है, यानी कंपैरिजन है। इस स्पेसिफिक मैच का पिछले तमाम मैचेस के साथ कंपैरिजन हो गया, परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की गई है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। सम आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन द अबव सेंटेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द यूज ऑफ नेवर एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड। जी, यही वाला आइडिया, बात यही है जो करना चाह रहा है। तो इसी आइडिया को, इसी बात को हम एक और स्ट्रक्चर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम वर्ड नेवर को यूज़ करेंगे, नेवर को वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन जब इस तरह का कंपैरिजन हो और उसमें नेवर का वर्ड यूज़ हो तो फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करना, फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। और अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। आई हैव नेवर मेट अ टॉलर लेडी। मैं आज तक इतनी लंबी लड़की से कभी भी नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने से पता चलता है कि कंपैरिजन है। डेफिनेटली ये पहली लड़की तो नहीं है ना जिससे वो मिला है, ठीक है। यानी जो मिलने वाला है वो आज तक बहुत सी लड़कियों से मिला है, लेकिन उन तमाम लड़कियों की निस्बत ये वाली लड़की जो उससे अभी मिली है ये उनसे लंबी थी, ठीक है ना। यहाँ पे सब वारानी कह लें कि उनसे लंबी थी। तो ये मफहूम वही बन रहा है। शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी आई हैव एवर मेट। आई हैव नेवर मेट अ टॉलर लेडी। मैंने आज तक इतनी लंबी लड़की नहीं देखी है, इतनी लंबी लड़की से नहीं मिला। इसका मतलब ये कि जितनी भी उसने आज तक देखी हैं ये सबसे लंबी है, ठीक है। तो बस सेंस यही है, स्ट्रक्चर चेंज है। आप इस स्ट्रक्चर से भी सेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से भी आप इस सेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह को देखें। आई हैड नेवर सीन अ वर्स मैच। मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा, ठीक है। इसका मतलब है मैच जितने भी आज तक उसने देखे हैं, चाहे 100 देखे हैं, चाहे 1000 देखे हैं, उनमें से ये सबसे बुरा था। इसका मतलब कंपैरिजन है, लेकिन चूंकि नेवर आ गया इसलिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करनी है, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि सेंस यही है, मफहूम यही है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे कि आई वॉज द वर्स्ट मैच आई हैड एवर सीन। ये बुरा तरीन मैच था जो मैंने आज तक देखे हैं उनमें से, ठीक है। आई हैड नेवर सीन अ वर्स्ट मैच। मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज है। आप ट्रांसलेशन में भी जाएं तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर इसको ट्रांसलेट करें, मैंने आज तक जितने भी मैच देखे हैं ये सबसे बुरा था, ठीक है। या अगर हम ये कहें मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा, तो मफहूम वही बन रहा है, स्टाइल चेंज हो गया। ट्रांसलेशन में जाएंगे तब भी मफहूम वही है दोनों सेंटेंसेस का, लेकिन स्टाइल चेंज हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। When most is used with an adjective without any comparison, then it gives the meaning of very। जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर मोस्ट यूज़ हो गया, आपको पता है मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है ना। बाज़ जब आप एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने जो पिछला लेक्चर था फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज और एडजेक्टिव, उसमें स्टडी किया था कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ मोर एंड मोस्ट यूज़ हो जाता है रिस्पेक्टिवली। तो मोस्ट कहीं पे यूज है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को तब एक्सप्रेस करेगा जब सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई कंपैरेटिव सेंस नहीं होती, वहाँ पे मोस्ट यूज़ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे किसी सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है और वहाँ पे मोस्ट यूज़ हुआ है, तो आपने समझ लेना है कि ये मोस्ट का मतलब क्या है, वेरी है। यानी वहाँ पे किसी चीज़ की इंटेंसिटी को जस्ट एक्सप्रेस किया गया, उसको कंपेयर नहीं किसी चीज़ से किया गया। अभी आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। वो अब खूबसूरत तरीन नहीं है ये नहीं कर सकते। खूबसूरत तरीन है ये तो तब कहेंगे ना जब साथ में कंपैरिजन होगा कि वो खूबसूरत तरीन किस में है, ग्रुप में है, क्लास में है, किस में है। तो कंपैरिजन तो है नहीं,
तो ये शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत तरीन है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका तर्जुमा नहीं बनेगा। इसका बनेगा बेसिकली शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, यानी ये बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती की इंटेंसिटी है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जब आप शो करनी हो तो वेरी की जगह आप मोस्ट को लगा सकते हैं। तो शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका मतलब है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत खूबसूरत है। अब सवाल ये है कि वेरी को क्यों नहीं यूज़ किया, मोस्ट को यूज़ क्यों किया है? तो वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो, यानी वेरी से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे वेरी की जगह मोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ मोस्ट काइंड, वो मेहरबान तरीन है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। ही इज़ मोस्ट काइंड, ये इसका मतलब बन रहा है ही इज़ वेरी काइंड, यानी वो बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में इस पार्ट में इतना ही था। बाकी मज़ीद भी अभी स्ट्रक्चर्स रहती हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को आप नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ये तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में भी तरतीब दे दिया गया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका पूरा लेक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपैरिजन का तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो में दे दिया गया, वो भी देख सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन का टॉपिक जो है, और उसमें ये हमारी चौथी वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन को एक्सप्रेस करते हैं तो उस कंपैरिजन की वजह से जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है। या कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह से यूज़ होती हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी किया है पहले 3 पार्ट्स के अंदर, और इस पार्ट के अंदर भी हम मज़ीद कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिसमें कंपैरिजन को एक्सप्रेस हुआ है, किया गया। इसके बाद एक और पार्ट भी है, 5 टोटल पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स के अंदर इस टॉपिक को जो है वो बाइफरकेट किया गया है, तकसीम किया गया है। डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये पूरा टॉपिक नहीं समझना, उनको कोई स्पेसिफिक पार्ट समझना है जो कि थंबनेल के ऊपर दिया गया है, तो वो फिर उनका पूरा टाइम जो है पूरी वीडियो ना उनको देखनी पड़े, पूरा टॉपिक ना समझना पड़े, तो वो स्पेसिफिक उसी वीडियो में जाके अपना जो चीज़ समझना चाह रहे हैं वो समझ लें। जो लोग पूरा टॉपिक समझना चाह रहे हैं, जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, तो पूरे वीडियो देखेंगे। तमाम पार्ट्स को कंबाइन भी कर दिया गया है, और जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उनके अंदर पार्ट्स मौजूद नहीं है, कंप्लीट वीडियोज़ हैं, तो वहाँ जाके आप इसको कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। इस वक्त हमारा फोर्थ पार्ट है, तो चलें उसको देखते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ द वर्ड लाइक एंड एज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन। जी, किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपने कंपैरिजन को एक्सप्रेस करना है, मुआवजना करना है खसूसियात का, तो उसके लिए हम लाइक एंड एज को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, ये एग्जांपल देखते हैं। ही ड्राइव लाइक एन एक्सपर्ट, सॉरी, ही ड्राइव्स लाइक एन एक्सपर्ट, ही ड्राइव्स लाइक एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन है कि एक बंदा है, उसकी जो ड्राइव करने की खसूसियत है उसको किसी माहर आदमी की ड्राइव करने की खसूसियत के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह एक माहर आदमी गाड़ी चलाता है, अब वो माहर आदमी कोई भी हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह वो भी गाड़ी ड्राइव करता है। तो ये इसकी ड्राइव करने की सलाहियत को किसी माहर आदमी की ड्राइव करने की सलाहियत के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और इसके लिए कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है। इसी तरह शी लुक्स लाइक ए क्लॉन, अब उसकी जो लुक है उसको क्लॉन की लुक, यानी जो मस्खरा है उसकी, क्लॉन की जो लुक है, जो मस्खरा है, उसकी जो हुलिया है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, और लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है। बी लाइक यूर सीनियर, डू एक्सरसाइज, अपने जो सीनियर हैं उनकी तरह आप हो जाएं, उनकी तरह नज़र आएँ, उनकी तरह काम करें, यानी कि एक्सरसाइज करें। अच्छा जी, एज कंजंक्शन, आपको पता है कंजंक्शन के तौर पर भी एज यूज़ होता है, तो is used for comparison when there is a finite verb in the sentence। हाँ जी, जो आपका as, यहाँ पे जो as है आगे आपको बताएंगे कि as जो एज ए कंजंक्शन जो है, एज ए कंजंक्शन भी as जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। कब? जब सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहा है। अब अगर फाइनाइट वर्ब का नहीं पता तो नेक्स्ट आगे हम वर्ब को स्टडी करेंगे जब के बाद, तो डिटेल में जो है वो फाइनाइट वर्ब जो है समझाया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी आप इतना समझ लें कि जब फाइनाइट वर्ब यूज़ होता है किसी सेंटेंस के अंदर, जो कंजंक्शन है एज, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे डू एज यूअर सीनियर डज गो रनिंग। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, कहाँ पे है। अब हो इस तरह से रहा है सेंटेंस की, अगर सेंस में जाएँ
तो ये है कि एक बंदा है और उसका सीनियर उसके साथ है। अब उस बंदे की और उसका जो सीनियर है, उन दोनों की जो मूवमेंट है, हरकत है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। अब बंदा जो है वो पैदल चल रहा है और जो उसका सीनियर है वो दौड़ रहा है। अब ये दोनों की मूवमेंट है, यानी इसकी मूवमेंट पैदल चलना है, सीनियर की मूवमेंट क्या है, दौड़ना। तो उनको कंपेयर करके बताया जा रहा है कि भाई आप रन कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं बरक्स इसके आपके सीनियर्स के जो कि दौड़ रहे हैं। तो कंपैरिजन करवा के बताया गया कि आप भी अपने सीनियर के साथ तरह जो है वो दौड़ें, पैदल ना चलें। तो ये कंपैरिजन है मूवमेंट का। डू एज योर सीनियर डज, गो रनिंग। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू यूज अ मेजरिंग टेप एज वी डू। जी, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं और यानी आप कह लें दो ग्रुप, कह लें दो ग्रुप हैं ए, और दोनों ग्रुप जो है किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं, लेंथ की। अब एक ग्रुप जो है वो मेजरिंग टेप लेके पैमाइश कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है उनके वो बगैर मेजरिंग टेप के हाथों से या किसी छड़ी से किसी चीज़ से वो जो है वो पैमाइश कर रहा है। अब हो पैमाइश ही है, और पैमाइश किस चीज़ से की जा रही है, पैमाइश करने का तरीका क्या है, इस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है दोनों ग्रुप के दरमियान। तो अब वो कंपैरिजन क्या है, एक मेजरिंग टेप से कर रहा है पैमाइश और दूसरा क्या है वो बगैर मेजरिंग टेप के। तो इस कंपैरिजन को करते हुए, ठीक है, एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप भी हमारी तरह जो है ना मेजरिंग टेप को यूज़ करें पैमाइश के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे जो एज है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन एज के हवाले से आपने एक बात यूज़ रखनी है कि ज़हन में रखनी है कि जो आपकी कोलोक्वियल इंग्लिश है, यानी जो रोज़मर्रा नॉर्मली आप जो है इनफॉर्मल इंग्लिश कह लें, उसमें जब आप यूज़ करते हैं तो एज़ के बजाय मोस्टली हम लाइक को यूज़ करते हैं। एज़ जो है ये कोलोक्वियल इंग्लिश के अंदर जो है कंपैरिजन के लिए कम यूज़ होता है, लाइक ज़्यादा यूज़ होता है। होएवर इन कोलोक्वियल इंग्लिश लाइक इज़ ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ एज। जी, जैसे यूज़ मेजरिंग टेप लाइक वी डू, जैसे हम मेजरिंग टेप को यूज़ कर रहे हैं आप भी वैसे ही करें, ठीक है। लाइक एंड एज गिव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। एक ही सेंटेंस है, एक ही नाउन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन उस नाउन से पहले आप लाइक लगा देंगे तो सेंटेंस जो है उसका मीनिंग और होगा उसी सेंटेंस के अंदर। यानी बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ लाइक एंड एज को आपने चेंज करना है उस सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर आप नाउन से पहले लाइक लगा दें, सेंटेंस का मीनिंग और होगा, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में आप नाउन से पहले एज लगा देंगे तो उस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अभी ये एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। शी वर्कड लाइक अ स्लेव, ठीक है, शी वर्कड एज अ स्लेव। अब जैसे हमने ये पढ़ा ना कि लाइक को भी यूज़ कर सकते हैं, हम एज को भी यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे ये सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप ये ना समझें कि यहाँ पे कंपैरिजन ही हो रहा है, यानी लाइक एंड एज नहीं। यहाँ पे कुछ यानी इस तरह के सेंटेंसेस हैं। लाइक का मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी को शो किया जा रहा है, काम करने की इंटेंसिटी को, और यहाँ पे एज का मतलब ये इंटेंसिटी नहीं है, या एक्चुअल बताया जा रहा है। जैसे आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर, ठीक है, आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन द स्कूल, ठीक है, आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। तो एज यहाँ पे एक्चुअल उसकी जो कंडीशन है, जो वो है, जो वो काम कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। एज यहाँ पे कंपैरिजन को शो नहीं कर रहा। लाइक कंपैरिजन को आप कह सकते हैं शो कर रहा है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में जाएं, शी वर्क लाइक अ स्लेव, इसका मतलब बन रहा है शी वर्क वेरी हार्ड, यानी उसने जिस तरह से एक गुलाम मेहनत करते हैं इस तरह से मेहनत की, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइक किसी हद तक कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को, वर्किंग इंटेंसिटी को शो किया जा रहा है। शी वर्कड एज अ स्लेव, उसने एज ए का मतलब है बतौर, यहाँ पे एज बतौर गुलाम काम किया। शी वॉज अ स्लेव, वो गुलाम थी, इसका मीनिंग बन रहा है। तो यहाँ पे लाइक जो है ये कंपेयर किया जा रहा है, किस लिए, जस्ट किसी काम की इंटेंसिटी को शो करने के लिए, और एज जो है ये बतौर के मीनिंग दे रहा है कि एज ए फलां काम करना, बतौर फलां काम करना। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हमने सिर्फ इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करना था कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद एक लास्ट भी व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन को, और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं इसी टॉपिक के, उसमें हमने डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस को, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है।
जो कि कंपैरिजन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये उन्हीं वीडियोस का तसलसल है, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन के हवाले से बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव जब कोई वर्ड यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, तो फिर उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से वेरी करती है, यानी डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे एडजेक्टिव के यूज़ के हवाले से। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन विद कंपैरिजन, इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज को सेंटेंस में यूज़ किस तरह से करते हैं, या एडजेक्टिव के यूज़ करने से सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी या क्या होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एडजेक्टिव यूज विद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब वर्ब, कोई भी वर्ब है उससे पहले टू यूज होता है, टू एंड वर्ब, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसको जब अब वर्ब वाला टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दैट क्लॉज है, इसको स्टडी करेंगे। दैट क्लॉज, अब फ्रेज एंड क्लॉज का आपको नहीं पता तो ये आप रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दैट क्लॉज ये है कि दैट यूज़ करके जो अब बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा होता है तो उसको हम दैट क्लॉज कहते हैं। इसी तरह प्रपोजिशन कंस्ट्रक्शन को जब यानी प्रपोजिशन यूज़ होती है सेंटेंस में, तो फिर सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक वर्ड ड्यू को। देखें ड्यू जो है DUE, ये तीन तरह से इसके जो है मीनिंग या सेंस बनती है। एक ड्यू होता है ऑब्लिगेशन को या फर्जियत को ज़ाहिर करता है, जैसे 10 रुपीज़ ड्यू टू मी, यानी 10 रुपये जो हैं मुझे देना है। अच्छा, इसी तरह ड्यू का एक मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ। और तीसरा जो इसका मीनिंग है ड्यू जो है ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो लास्ट दो को भी हम स्टडी कर रहे हैं। देखें ड्यू के बाद टू आता है दोनों सिचुएशन में, जब ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तब भी, और जब ये बिकॉज ऑफ को एक्सप्रेस कर रहा है तब भी। लेकिन जब ड्यू एक्सप्रेस कर रहा है टाइम को, तो वो जो टू है इसके बाद वर्ब होगा, यानी ड्यू इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होगा। जब भी ड्यू टाइम को एक्सप्रेस करेगा तो ये इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होगा। लेकिन जब ड्यू बिकॉज ऑफ के मीनिंग में आ रहा है तो ड्यू के बाद जो टू होगा वो एज ए प्रपोजिशन यूज़ हो रहा होगा। तो अभी हम इनके एग्जांपल्स वगैरह को स्टडी करते हैं तो आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। व्हेन द वर्ड ड्यू इज यूज्ड ऑफ टाइम देन इट कैन टेक एन इन्फिनेटिव, यानी जब ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव लेगा, यानी टू और टू के साथ वर्ब होगा। जैसे द मैच इज़ ड्यू टू स्टार्ट इन 10 मिनट्स, जो मैच है वो 10 मिनट में शुरू होने वाला है। अब ड्यू है, ठीक है, होने वाला है, उसके साथ टू स्टार्ट, यानी इसने अपने साथ इन्फिनेटिव को ले लिया क्योंकि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। होवेवर ड्यू कैन आल्सो बी यूज्ड अलोन। हाँ जी, तो लेकिन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा ये नहीं है कि ये टू को ही लेगा। ये मैंने टू वाली बात इसलिए कही है कि अगर ड्यू के बाद टू है और वो ड्यू टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब है वो टू इन्फिनेटिव वाला टू है, उसके साथ आगे वर्ब भी होगा। लेकिन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो ड्यू है वो टू के बगैर भी यूज़ हो जाता है, यानी टू के साथ यूज़ होगा और टू के बगैर भी यूज़ होगा। तो जब ये टू के साथ यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब इन्फिनेटिव है, वरना ये टू इसके साथ है ही नहीं। तो दूसरी फॉर्म देखते हैं। द ट्रेन वॉज ड्यू एट 9, ट्रेन को 9 बजे आना था। इट इज़ 2 hours ओवर ड्यू, ये 2 घंटे लेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टू यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सप्रेस टाइम को ही कर रहे ड्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन टू इज यूज्ड एज प्रेपोजिशन इन ड्यू टू देन इट मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ या बिकॉज ऑफ। तो अब देखें ना, ड्यू टू के अंदर जब टू जो है ये एज अ प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ या बिकॉज ऑफ के मीनिंग दे रहा है। जैसे कि द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब ये वजह बता रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ। ये कह सकते हैं द एक्सीडेंट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, द एक्सीडेंट अकर्ड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। तो ड्यू टू यहाँ पे बिकॉज ऑफ या आप कह लें एज अ रिजल्ट ऑफ को स्ट्रेस कर रहा है। टू है, देख सकते हैं टू एज ए प्रपोजिशन है, इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं है। इन सच अ केस यू मस्ट बी प्रेसिडेड बाय अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जी, सीधी सी बात है, जब ड्यू जो है यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ या एज ए रिज़ल्ट के मीनिंग में, और इसके साथ जो है इन्फिनेटिव नहीं है, तो फिर ऐसे ड्यू से पहले जो है सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में एक्सीडेंट जो है ये सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ वर्ब भी होगा, जैसे अकड़ जो है वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में ड्यू से पहले जो है वर्ब नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट तो है, वर्ब नहीं है।
वर्ब बाद में चला गया, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, ठीक है। जब आपका ड्यू जो है ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तो वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन जब ड्यू के साथ वाला टू जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है तो फिर ड्यू से पहले जो है वर्ब भी होगा, जैसे यहाँ पे आकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, की वजह से। जैसे ड्यू टू होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, ओइंग टू आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ। तो ओइंग टू हर केयरलेसनेस दे मेट एन एक्सीडेंट, उसकी लापरवाही की वजह से वो एक्सीडेंट उनका हो गया, ठीक है। तो ओइंग और साथ इसके टू आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने बात की थी इन्फिनेटिव की, इन्फिनेटिव को स्टडी कर रहे हैं अभी हम, दैट क्लॉज और प्रेपोजिशन कंस्ट्रक्शन। प्रेपोजिशन कंस्ट्रक्शन को भी हमने देख लिया, तो नेक्स्ट अभी हम दैट क्लॉज भी देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी सॉरी। अब सॉरी जो है ये तीन तरह से यूज़ हो रहा है। सॉरी फॉर, सॉरी दो तरह से यूज़ हो रहा है, सॉरी फॉर एंड सॉरी अबाउट। और सॉरी फॉर जो है वो भी इसके दो मफहूम बनते हैं। देखें ज़रा, नवीद इज़ सॉरी फॉर डैमेजिंग यूर कार। अब यहाँ पे जो है सॉरी फॉर जो है उसका मतलब है अपोलॉजी। यहाँ पे ये माजरत के मीनिंग में आ रहा है, यानी जो नवीद है वो बड़ा शर्मिंदा है, या आप कह लें माजरत ख्वाह है, ठीक है, माजरत ख्वाह है। नवीद इज़ सॉरी फॉर डैमेजिंग, जो नवीद है वो आपकी कार को डैमेज करने पर जो है वो माजरत ख्वाह है, शर्मिंदा है, ठीक है। नवीद इज़ सॉरी फॉर आसिफ, ठीक है। तो जो नवीद है वो आसिफ के लिए जो है वो आप कह लें अफसुर्दा है, दुख महसूस कर रहा है, ठीक है। तो पीटी, पीटी के मीनिंग में आ रहा है, वर्ड एक ही है, सॉरी फॉर, ठीक है, सॉरी फॉर। तो सॉरी फॉर यहाँ पे क्या इसका, अब ये आप सेंटेंस की जो है कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप ये देखेंगे कि इसकी सेंस क्या बन रही है। तो यहाँ पे ये अपोलॉजी को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ पे सॉरी फॉर जो है ये पीटी को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है सॉरी अबाउट। आई एम सॉरी अबाउट योर कार। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप किसी से अफसोस करने के लिए जाते हैं कि यार बड़ा अफसोस हुआ जी, आपका ये नुकसान हो गया, तो ये वही वाला सॉरी फॉर है, यानी इसमें रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, या आप मादत का भी कह सकते हैं किसी हद तक। तो देखें यहाँ पे सॉरी फॉर जो है ये शर्मिंदा होना या माजरत खाना जो है अंदाज, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे सॉरी फॉर किसी पे तरस खाना, यानी किसी का बड़ा अफसोस करना हो, यार ये बड़ा गलत हुआ उस बंदे के साथ। अच्छा, सॉरी अबाउट जो है, अबाउट का मतलब भी ये है कि किसी से जब बंदा अफसोस करने के लिए जाता है, यहाँ ये स्पेसिफिकली जैसे किसी पे तरस खाता है ना बंदा, सॉरी फॉर ये वो है। यहाँ पे जो है यहाँ भी अफसोस करना ही होता है, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी ज़रा कम है सॉरी फॉर से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया एंशियस। इसकी भी तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एंशियस अबाउट, नवीद इज एंशियस अबाउट अली, जो है अली के लिए नवीद जो है ना बड़ा फिक्रमंद है। अब यहाँ पे जब एंशियस के साथ अबाउट आ गया तो ये ज़ाहिर कर रहा है फिक्रमंदी को। एंशियस प्लस इन्फिनेटिव, अब इसके साथ अगर इन्फिनेटिव आ गया यानी टू और वर्ब आ गए तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नवीद इज़ वेरी एंशियस फॉर अली टू प्ले द मैच। अली जो है उसके मैच खेलने की बड़ी यानी ख्वाहिश है नवीद की कि वो मैच खेले। अब यहाँ पे वेरी एंशियस जो है और इसके साथ टू आ गया है, तो यहाँ पे ये वरीड यानी फिक्रमंदी को ज़ाहिर नहीं कर रहा है एंशियस, यहाँ पे ये ज़ाहिर कर रहा है डिज़ायर को, ठीक है। वर्ड वही है, यहाँ पे एंशियस अबाउट था, यानी यही वाला वर्ड एंशियस है, जब इसके साथ अबाउट आ रहा है तो ये वरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी एंशियस के साथ जब टू प्ले आ गया यानी इन्फिनेटिव आ गया तो इसका जो सेंस है चेंज हो गया। यहाँ पे ये डिज़ायर को शो कर रहा है कि नवीद की बड़ी ख्वाहिश है कि जो आपका अली है वो मैच खेले। इसी तरह एंशियस प्लस दैट प्लस शुड। अब यहाँ पे आ गया, इसको ज़रा देखें इसमें क्या सेंस बन रही है। द मैनेजर इज़ एंशियस दैट दिस इशू शुड बी रिजॉल्व टाइमली। हाँ जी, जो मैनेजर है वो इस हवाले से बड़ा फिक्रमंद है और उसकी ये बड़ी ख्वाहिश है कि ये इशू जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे जब एंशियस के साथ दैट और शुड आ गया ना तो इसका मतलब है इसमें ये एंशियस में वरी का आंसर भी है और डिज़ायर भी है, यानी फिक्रमंद भी है और ख्वाहिश भी है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। तो फिर इसको समझें, जब एंशियस के साथ अबाउट है तो वरी का जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है। जब एंशियस के साथ इन्फिनेटिव आएगा तो ये डिज़ायर को एक्सप्रेस करेगा। जब एंशियस के साथ दैट और शुड, यानी अगर ये वाली स्ट्रक्चर आ रही है सेंटेंस की तो फिर जो है उसमें वरी भी होगी और डिज़ायर भी, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस पार्ट के बाद हमारा ये कंस्ट्रक्शन विद कंपैरिजन का टॉपिक ख़त्म हुआ जाता है। 5 इसके पार्ट्स हैं। अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सारी कंस्ट्रक्शंस को देखना चाहते हैं, तो आपको इन सारे पार्ट्स को देखना पड़ेगा।
वैसे इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल में भी प्लेलिस्ट के अंदर रख दिया गया है। तो पूरी वीडियो है, 5 पार्ट्स इकट्ठे हैं। इन पार्ट्स को अलग-अलग यानी इस वीडियो को, इस टॉपिक को 5 पार्ट्स में अलग-अलग से ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि उनको पूरा टॉपिक नहीं समझना होता, स्पेसिफिक किसी एक चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो फिर थंबनेल से देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाला जो है उनका रेलेवेंट वीडियो है। तो पूरा लेक्चर सुनने के बजाय वो जिस जगह में उनको मसला आ रहा है वो देख कर, तो वो उनका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन जो लोग मुकम्मल जो है समझना चाह रहे हैं टॉपिक को, या जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, तो फिर उनको तो पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए वो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में पार्ट्स में नहीं है, वो जो एक टॉपिक है वो एक वीडियो में, एक टॉपिक एक वीडियो में, चाहे वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो, ठीक है। तो ये दोनों तरह के व्यूवर्स जो है उनकी सहूलत के लिए फिर इनको पार्ट्स में भी कर देते हैं एक टॉपिक को, और इकट्ठा भी कर देते हैं। तो इस पार्ट के बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को, इन तमाम पार्ट्स को देख लेने के बाद आपका कंस्ट्रक्शन विद कंपैरिजन का या एडजेक्टिव को जो हम यूज़